गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सेफ हो, सुरक्षित हो, अपने घरों में हो। गाइस, आप लोग को जैसे पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जब नई डेट आएगी तब से तैयारी करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों को ये पता है कि रिज़ल्ट कितना कम जाता है, और रिज़ल्ट कम जाता है तो हमें अपनी तैयारियों को ज़ोरों शोरों से रखना है। हमें अपनी तैयारियों में बिल्कुल भी कमी नहीं लानी है। हमें इतना अच्छे से तैयार करके रखना है, जब भी एग्ज़ाम हो हम लोग निकल जाए। गाइस, आप लोगों को अभी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गए हैं तो भी आप लोगों को घर बैठ बैठ के पढ़ना चाहिए। आप लोगों को वीडियो सुननी चाहिए, एक टीचर की नहीं, सब टीचर्स की सुननी चाहिए, ताकि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की नॉलेज मिले। तो आप लोग ये सब कुछ सुनोगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज मिलेगी। देखो, सीएस को एग्ज़ाम दे के पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, अच्छा पैकेज लेना तो बहुत बड़ी बात है। सीएस का पैकेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे EBCL का नया कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आपका ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 का ये पेपर है, और इसके हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट भी कर दिए। यस, बिल्कुल 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ RBI। दूसरा क्या था? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मतलब फेमा मैम, जो दलदल जैसा चैप्टर था, जो सबसे हार्ड चैप्टर है हम लोगों का, क्या आपने वो भी कंप्लीट करा दिया? यस, ऑफ कोर्स, हम लोगों का वो भी कंप्लीट हो गया। उसके 8 पार्ट थे, आप लोग को वो देखने चाहिए। गाइस, हम लोग अभी कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं। कंपटीशन एक्ट के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपटीशन में किस किस तरीके की पेनल्टी लगती है। सेकंड में हमने पढ़ा था कि कंपटीशन एक्ट आया किसको रिप्लेस करके। तो किसको रिप्लेस करके आया था? MRTP एक्ट को रिप्लेस करके आया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा MRTP एक्ट और कंपटीशन एक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है MRTP एक्ट में, और क्या ऐसी कमियां थी MRTP एक्ट में जो कि कंपटीशन एक्ट लाया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 3 पिलर्स थे, मेन पिलर्स थे कंपटीशन एक्ट के। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3 इज़ द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 3 इज़ द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 4 इज़ द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंड सेक्शन 5 इज द कॉम्बिनेशन। एंड एक था मामू। मामू कौन था? CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने हमारी सेकेंड क्लास में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कंप्लीट कर दिया था। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में हमने ये पढ़ा था कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के होते हैं 2 बच्चे। 2 बच्चे कौन? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के भी क्या क्या है, कुछ बच्चे हैं। हॉरिजॉन्टल के बच्चे थे मॉब बिड रिगिंग। मॉब बिड रिगिंग इज़ द हॉरिजॉन्टल के बच्चे थे, और वर्टिकल के बच्चे थे हमारे दूसरे थे वर्टिकल के बच्चे, ठीक है, जिसको बोला था हम लोगों ने ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होता है, लेकिन वर्टिकल अग्रीमेंट वॉइड नहीं होता जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाए। तो हम लोगों ने देखा था कि वर्टिकल अग्रीमेंट कौन कौन से वॉइड होते हैं, क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अगर वो सब कुछ नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि वो बहुत कुछ हेल्पफुल है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो मेरी क्लास में मैं पढ़ाने से पहले पूरा रिवीजन कराती हूँ, तो मेरी क्लास में पढ़ने से पहले पढ़ के आया करो ताकि रिवीजन होएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट का। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 4 पढ़ा था कि डोमिनेंट पोजीशन कब होती है, और उसका अब्यूज़ किस किस तरीके से एक पर्सन कर सकता है, एक एंटरप्राइज कर सकती है। एक एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज कैसे कैसे डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ कर सकती है, वो हम लोगों ने सेक्शन 4 में कंप्लीट कर दिया था। अब सेक्शन 4 का एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन क्या है, कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन कब अब्यूज़ नहीं मानी जाती। मैं डोमिनेंट हूँ लेकिन मैं अब्यूज़ नहीं कर रही, मैं डोमिनेंट हूँ लेकिन मैं अब्यूज़ नहीं कर रही, कब ये माना जाएगा। तो देखते हैं रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ये टॉपिक हम लोग कल भी पढ़ चुके थे।
सेक्शन 2 सब सेक्शन RST वाला, ठीक है। जोग्राफिकल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिमिलर गुड्स मिलते हैं। जोग्राफिकल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिमिलर गुड्स मिलते हैं। और प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिमिलर गुड्स तो नहीं मिलते लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल जाते हैं कि ये नहीं तो इसकी जगह ये चल ही जाएगा, ठीक है। ये हम लोग डेफिनेशन लास्ट क्लास में कर चुके थे। लेकिन ये एक्सेप्शन कैसे हुए? देखो, कुछ चीज़ें कहीं की फेमस होती हैं। जैसे मैं बोलूँ रसगुल्ला, रसगुल्ला कहाँ का फेमस होगा? जहाँ केरला वगैरह के साइड का फेमस होगा, ठीक है। वहीं का मतलब बंगाल के साइड का फेमस होगा तो बंगाली का जो रसगुल्ला है वो वहीं का फेमस होगा, ठीक है। तो वहाँ का ही फेमस होगा तो वहीं पे ही अच्छा मिलता है। मैं बोलूँ अलवर का मावा तो अलवर का मावा अलवर में ही मिलेगा। मैं बोलूँ बीकाजी की भुजिया तो बीकानेर की मिट्टी में एक ऐसा है, बीकानेर की मिट्टी में एक ऐसी खुशबू है कि बीकाजी भुजिया से वहीं मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं जगह पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि कुछ चीज़ें से वहीं अच्छी मिलती है और कहीं नहीं मिल सकती। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर एरिया डोमिनेंट पोजीशन पे? नो, उस पर्टिकुलर एरिया में ही, जैसे मैं बोलूँ काजू, काजू गोवा में ही अच्छे मिल सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो चीज़ वहीं अच्छी मिल सकती है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट भी देख लेंगे एक बार। आगे देखो, फॉर डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट द कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड ऑल और ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। कमीशन कौन होता है? CCI होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि क्या अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो वो क्या माना जाएगा? जोग्राफिकल मार्केट माना जाएगा। तो चेक करते हैं कौन कौन से फैक्टर है। पहला, रेगुलेटिंग ट्रेड बैरियर्स, वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया में ही काम किया जा रहा है, वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया में ही काम किया जा रहा है, मतलब और कहीं काम नहीं किया जाएगा। मतलब बीकाजी की भुजिया सिर्फ वहीं अच्छी मिलेगी, बीकानेर में, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो ट्रेड बैरियर है ही, ठीक है। लोकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वही हो गया ना कि वहीं की ही अच्छी मिलेगी। तो लोकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या हो गया? वहीं की ही अच्छी मिलेगी। ट्रेड बैरियर क्या हो गया? ये कहीं और नहीं मिलेगी। दोनों बातें देखो एक ही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है। पहला वाला बोल रहा है कहीं और नहीं मिलेगी और दूसरा वाला बोल रहा है कि वहीं अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, नेशनल प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़। हमारी पॉलिसीज़ इस तरीके से बनी हुई है कि वो चीज़ें वहीं मिलेगी। जैसे मैं बताऊँ वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आ पाया क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज़ ही ऐसी बनी हुई है कि वॉलमार्ट नहीं आ पाएगा। तो कुछ पॉलिसीज़ की वजह से भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहीं पे कम लग रही है, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। लैंग्वेज, कंज्यूमर वहीं प्रेफरेंस करता है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? जोग्राफिकल मार्केट में बताएंगे। वापस बता देती हूँ, कोई चीज़ें बोल रहा है कि कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा बोल रहा है लोकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लोकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बोलता है कि यहीं अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेशनल पॉलिसीज़ ऐसी बनी हुई है कि वो चीज़ इंडिया में यहाँ बिक सकती है, यहाँ नहीं बिक सकती। एग्जाम्पल बताऊँ, इंडिया में गुजरात में वाइन नहीं बिकती, गुजरात में अल्कोहल नहीं बिकता। तो गुजरात में अगर अल्कोहल नहीं बिकता और महाराष्ट्र में बिक रहा है तो मैं बोल सकती हूँ महाराष्ट्र ने डोमिनेंट पोजीशन कर रखा है। नहीं यार, नहीं। राजस्थान में खुला बिकता है तो मैं बोल सकती हूँ राजस्थान ने डोमिनेंट पोजीशन। नहीं, वहाँ की पॉलिसीज़ ही ऐसी है कि आप गुजरात में बेच ही नहीं सकते। समझ में आया? तो नेशनल पॉलिसी, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़। नेक्स्ट, एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। कहीं पे फैसिलिटीज़ नहीं होती तो वहाँ पे काम नहीं होता है, कहीं पे होती है तो वहाँ पे होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे होगा वो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं पे कम लगती है। मैं बोलूँ तो बाहर से माल जल्दी से चेन्नई पे जल्दी आता है क्योंकि चेन्नई में जल्दी से फैसिलिटीज़ है कि जो बाय वाटर जो है मटीरियल जल्दी आ जाए। राजस्थान में नहीं आ सकता तो मैं बोल सकती हूँ कि चेन्नई ने डोमिनेंट पोजीशन कर रखी। नहीं। नेक्स्ट, लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है उस चीज़ को। कंज्यूमर अपने अगर किसी दूसरे की चीज़ हमारी छोड़ के हमारी चीज़ ले रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि हम डोमिनेंट पोजीशन पे है, ठीक है। वो कंज्यूमर की चॉइस है। वापस बोलो मेरे साथ, ट्रेड बैरियर। दूसरा, लोकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तीसरा, नेशनल पॉलिसीज। चौथा, एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। छठा, लैंग्वेज। और सातवां, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो हम फैक्टर्स देखते हैं कि जोग्राफिकल मार्केट है या नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट के लिए कमीशन क्या क्या चीज़ें देखना चाहता है। तो पहला, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज़ ऑफ गुड्स। ठीक है, किसी गुड्स की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसे बनी। जैसे ब्रिवरेजेस में मैं बोलूँ तो टी भी बिवरेज है और कॉफ़ी भी बिवरेज है। ठीक है, एंड यूज़ दोनों का सेम है लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है। अगर टी नहीं मिलता तो हम सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी मांगते हैं और कॉफ़ी नहीं मिलती तो हम लोग सब्स्टिट्यूट टी मांगते हैं। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट मार्केट है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस। प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि कहीं चीज़ें जो हमें बहुत महंगी मिलती है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं ताकि वो चीज़ सस्ती में काम हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कई बच्चे होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उनको शौक़ होता है लिवाइस, पूमा और इन सब की चीज़ें पहनने के लिए, लेकिन हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उसको अफोर्ड कर पाए। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसकी फ़र्स्ट कॉपी उठा लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट ही तो है, ये सब्स्टिट्यूट ही तो है भाई। कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है वही बात हो गई। कंज्यूमर प्रेफरेंस तो आपको हर जगह ही मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन ऑन इन हाउस प्रोडक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज प्रोड्यूसर हो रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशलाइज प्रोड्यूसर, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही होंगे। मतलब कई जगह पे कोई चीज़ें स्पेशली मिल रही है तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि खजाने वाले रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ मिल रही है तो वो क्या हो गया, स्पेशलाइज प्रोडक्ट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कई बार क्या होते हैं, रेलिवेंट प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत कम लोग बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया में आ जाते हैं, दैट इज़ रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। चले आगे, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। वापस एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस देखनी है, पर्टिकुलर प्राइस में जो जो चीज़ें आ रही है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है, क्या इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशलाइजेशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। चले आगे, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो हमारा अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है वो किस किस पे काम नहीं करता। किस किस पे काम नहीं करता, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट। रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट पे हमारा अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन काम नहीं करता। ठीक है, फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जो कि हमारा CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि ये अगर ये फैक्टर है तो वो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे और ये फैक्टर है तो रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट में जाएंगे। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकॉर्डेड जो वीडियोस होती है उसको देख के आपको एक चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो ये फ़ायदा मिलेगा गाइस कि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड ये जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो स्लाइड्स के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपके पास रिकॉर्ड रहती है तो आप इसको बार बार भी सुन सकते हैं। बार बार सुनने से क्या होता है, हम लोगों को वो चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट, कार्टेल क्या होता है। कार्टेल होता है C से स्टार्ट, तो हमारा इसका सेक्शन हुआ सेक्शन 2 सब सेक्शन C। कार्टेल शुरू भी C से होता है और इसका सेक्शन भी C है। कार्टेल C से होता है, इसका सेक्शन भी 2 सब सेक्शन C है। कार्टेल होता क्या है, कार्टेल ये होता है एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेड और सर्विस हु प्रोवाइड बाय अग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ, लिमिट, कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल। अब ध्यान से सुना, हम लोग क्या करते हैं, जो जो सेम बिजनेस में काम कर रहा है, जैसे कि मान लो अगर कोई अनियन बेच रहा है तो अनियन के बड़े बड़े होलसेलर का एक ग्रुप बना दिया। अगर कोई सीमेंट बेच रहा है तो सीमेंट का एक एक ग्रुप, मतलब जो भी कंपनीज है उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब वो ग्रुप को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ बिजनेस या एसोसिएशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या करता है, मिल के प्राइस बढ़ा देता है। ये ग्रुप मिलके क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कम कर सकता है। ये ग्रुप मिलके सप्लाई कम कर सकता है। ये ग्रुप चाहे तो गुड्स को स्टोर कर सकता है ताकि बाहर ज़्यादा नहीं जाएगी तो डिमांड बढ़ जाए। तो ये जो मिल के भगत कर रहे हैं ना, दैट इज कार्टेल। मैं एग्जांपल दूँ तो अंबुजा ने क्या बोला था,
अंबुजा ने बोला था कि जेके वाले वगैरह सब इनको सबको एक साथ जोड़ा, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज हुए और इन लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि ये लोग रेट को 300 से कम नहीं करेंगे। ठीक है, 300 से कम नहीं करेंगे तो ये क्या है, कार्टेल। अगर मैं बोलूँ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ मिल जाए और बोले 20 लाख से कम कार नहीं बिकेगी, तो जिसको लेना होगा वो 20 लाख तक भी लेगा और जिसको नहीं लेना होगा तो वो तो वैसे भी आउट होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मर कौन रहा है, यहाँ पे मर कौन रहा है, यहाँ पे मर रहा है हमारा कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को खरीदनी ही पड़ती है वो चीज़, चाहे वो महंगी हो या सस्ती। अभी मैं बताऊँ तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि लाइमस्टोन खाओ, ठीक है, सॉरी स्वीट लाइम खाओ, लाइमस्टोन बोलो, स्वीट लाइम खाओ, मतलब मौसम्बी खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मौसम्बी खाओ, कोकोनट खाओ। तो अभी कोविड के टाइम पे लोग वैसे इतने परेशान हैं, लेकिन वेजिटेबल्स फ्रूट्स इतने महंगे हो रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, एसोसिएशन बना दिए, इन लोगों ने ग्रुप बना दिया कि बेचेंगे तो इतना ही महंगा बेचेंगे, इससे कम का नहीं बेचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग परेशान हो रहे हैं, कंज्यूमर जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि वो एक तो कमा नहीं रहा और ऊपर से इतना महंगा सब कुछ मिल रहा है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो ये भी क्या है, गलत है, ये कार्टेल है। ठीक है, वापस पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर अग्रीमेंट करते हैं अमंग देमसेल्फ, लिमिट, कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल। मर्डर करना और मर्डर करने की कोशिश करना दोनों ही गलत है। सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड दोनों ही गलत, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों ही गलत है। कोई किसी को मारने वाला है तो इंतजार थोड़ी करोगे कि मारेगा तो फिर उसको पकड़ेंगे, उसको पहले भी तो पकड़ते हैं। तो कंट्रोल करना और कंट्रोल करने की कोशिश करना दोनों ही गलत है। ठीक है, क्या करेगा, प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन रोकेगा, सेल में कमाई करेगा, प्राइस में कर सकता है, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विस। ठीक है, इन सब में से किसी पे भी कंट्रोल कर सकता है। प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्शन में करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल प्राइस में करेगा। ठीक है, ट्रेडर है तो क्या करेगा, ट्रेड में करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ लाना वाने में कम करेगा। ठीक है, और सर्विस वाला है तो प्रोविज़न ऑफ सर्विस में करेगा। नेक्स्ट, एक्शन क्या लिए जा सकते हैं अगर कोई कार्टेल कर रहा है, अगर कोई कार्टेल कर रहा है या अगर कोई सेक्शन 3 में गलती कर रहा है, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहा है कोई सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। सेक्शन 3 दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, सेक्शन 4 दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इनमें अगर कोई भी गलती की जाती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? हम एक्शन कुछ नहीं लेंगे, एक्शन लेगा सीसीआई। कौन लेगा? सीसीआई। कौन लेगा? सीसीआई। ठीक है, क्या एक्शन लेगा? एक्शन होगा सेक्शन 19। सेक्शन 19 में वो इंक्वायरी करेगा। एक्शन होगा सेक्शन 19 और सेक्शन 19 में वो करेगा इंक्वायरी। सेक्शन 27 में वो देगा ऑर्डर। ठीक है, और सेक्शन 28 में वो देगा डिवीज़न। ठीक है, सेक्शन 19 में क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। जैसे उसको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है सीसीआई, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है उसको लगेगा सीसीआई को, तो वो सबसे पहले इंक्वायरी बिठाएगा। इंक्वायरी बिठाने के बाद, ठीक है, इंक्वायरी बिठाने के बाद, इंक्वायरी में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी बिठाने के बाद नया सेक्शन आया 28। ठीक है, वही 8 दिन का फ़र्क आ गया, 19 + 8 करोगे 27 हो जाएगा। तो फिर वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा कि क्या हमें एक्शन लेने चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डिवीज़न कर देगा। ठीक है, इसको एक एक को पढ़ेंगे आराम से कि एक्शन क्या होंगे, इंक्वायरी क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, डिवीज़न कैसे होगा। देखें, प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 19। हम लोग इंक्वायरी कैसे करेंगे? ठीक है, सेक्शन 19 था पहला इंक्वायरी, और आप पढ़ेंगे इंक्वायरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग कमीशन क्या करेगा? कमीशन करेगा इंक्वायरी अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या था भाई? वापस बताओ 25 मार्क्स का चैप्टर है ये। सेक्शन 3 क्या था? सेक्शन 3 था मैम, क्या था?
एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। क्या था एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट? सेक्शन 4 क्या था? अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 4 क्या था? अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो अगर कमीशन को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, सीसीआई को लगता है कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कमीशन और सीसीआई एक ही है, ठीक है, सीसीआई को ही कमीशन बोला गया, ठीक है। तो अगर इनको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये इंक्वायरी बिठाएगा, ठीक है, इंक्वायरी बिठाएगा अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, ठीक है। आगे देखते हैं इंक्वायरी क्या होगी। ऑन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन कौन देगा? उसको सपने तो नहीं आ रहे होंगे कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कुछ तो होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई भी पर्सन उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको खुद को भी लग सकता है, सपने भी आ सकते हैं। सीसीआई कहीं गया और उसको लगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है तो वो खुद तो कर ही सकता है, लेकिन अगर उसको हमेशा सपने नहीं आए तो सपने नहीं आए तो कोई लेने आएगा उसको? कौन बताएगा उसको आके? एक सेकेंड, कौन बताएगा उसको? एनी पर्सन, कंज्यूमर, ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पर्सन, कोई भी इंसान आके सीसीआई को बता सकता है, सीसीआई भैया यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सीसीआई भैया यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, मैं गुप्त बंदा हूँ जो कि ये बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन ये आके उसको बता सकता है, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर एसोसिएशन कौन होता है? वो होते हैं ना एनजीओज वगैरह होते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बने होते हैं, ठीक है। या फिर कोई बिजनेस का एसोसिएशन भी बता सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है जाओ सीसीआई इंक्वायरी करके आओ, जाओ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बोलेगा? मोदी जी बोलेंगे जाओ सीसीआई इंक्वायरी करके आओ। या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कौन बोलेगा? हमारे कौन बैठे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट में? जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, ठीक है, अशोक गहलोत जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाओ सीसीआई इंक्वायरी करके आओ। और कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन हुई? जिसे ईडा हो गई, आरबीआई हो गई, कोई भी बहुत बड़ी जिसका खुद का एक्ट बना हुआ है वो बोल सकती है। तो मुझे बताओ सीसीआई इंक्वायरी किस सेक्शंस के लिए करेगा? सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ये इंक्वायरी ऑर्डर कौन से सेक्शन में? सेक्शन 19 में। सीसीआई इंक्वायरी कब करेगा? खुद के कहने पे, मतलब उसको सपने आए, सपने नहीं आए तो फोन आया, सीसीआई भैया कुछ गड़बड़ हो गई है। फ़ोन किसका आ सकता है? किसी भी इंसान का आ सकता है, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकता है, या फिर बिजनेस एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ोन करेगी जाओ सीसीआई इंक्वायरी करके आओ, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी जाओ करके आओ, ठीक है, या फिर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलेगी, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन। सीसीआई भी क्या होता है? अपने अंडर में एक पर्सन रखता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टर जनरल। उसको बोलेगा उठो और चलो, ठीक है, उठो और चलो, ठीक है। मतलब अगर सीआईडी वाले बड़े बड़े ऑफिसर इंक्वायरी करने जा रहे हैं तो छोटे छोटों को भी बोलेंगे ना, चल भाई चल मेरे साथ ही चल, ठीक है। तो चाहेगा ये कौन? कमीशन साथ में, ठीक है। तो कमीशन किसको लेके जाएगा? डायरेक्टर जनरल को बोलेगा कि काम करो, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्शन 90। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर, एक सेकेंड, for the purpose of determining whether an enterprise enjoy dominant position or not under section 4, कि dominant position तो थी डोमिनेंट पोजीशन, लेकिन मैंने उसका इंजॉयमेंट किया कि नहीं किया, मैंने उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट किया कि नहीं किया, एएई लिया कि नहीं लिया। देखते हैं। द कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। सेक्शन 19 ये बोलता है कि डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा, डोमिनेंट पोजीशन तो थी, मैगी के पास डोमिनेंट पोजीशन तो है, क्या वो उसका फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा? उसके लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। मैगी का मार्केट शेयर चेक करना, मैगी का मार्केट शेयर चेक करना 90% से भी ऊपर आएगा। तो क्या मैगी डोमिनेंट पोजीशन पे है? यस ऑफ कोर्स है, ठीक है। डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? मार्केट शेयर। दूसरा,
साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। मैगी कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ, सिर्फ राजस्थान में मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती, मिलती है ना भैया, दिल्ली में भी मिलती है, गुजरात में मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलती है, केरला में मिलती है। तो साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट, साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। सामने जो उसके खड़ा है, क्या वो ढीला ढक्कन है या फिर काम करने वाला है। मैगी के सामने जो खड़ा है, मैगी के सामने जो दूसरा खड़े हैं, दूसरे नूडल्स वाले खड़े हैं, क्या वो भी, क्या यिप्पी हो गया, क्या वो इतने कठोर है कि मैगी का सामना कर पाए। इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज, कितनी जटिल है वो एंटरप्राइज, कितनी मतलब स्ट्रांग है, ठीक है, उसको कोई कौन हिला सकता है, वो सब कुछ देखना, ठीक है। कमर्शियल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा कितना एडवांटेज उठा रही है वो कंपनी, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कितना एडवांटेज उठा रही है वो कंपनी, वो भी देखना होता है। नेक्स्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज, सेल ऑफ द, मतलब कॉम्पिटिटर तो हो गया हॉरिजॉन्टल ई वाला, लेकिन एफ वाला बोल रहा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, उसके रिटेलर्स कितने हैं, ठीक है, कितने उसके आउटलेट है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखा। वापस बता देती हूँ कि एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये सारे पॉइंट्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो यार। ये तो बहुत ईजी है कि एक पर्सन राजा है या नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले उसका मार्केट में शेयर उसका कितना है, कितना परसेंट वो टोटल मार्केट को कवर करता है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने स्ट्रांग है, क्या बिल्कुल ही ढीले ढक्कन है, उसके पास पैसा कितना है, इकोनॉमिक पावर कितना है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज कितना उठा रहा है, और साथ में कॉम्पिटिटर के साथ होलसेलर, रिटेलर, उसका मतलब कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। वापस बोलो मेरे साथ, उसका मार्केट में शेयर कितना है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उसके क्या है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। चौथा पैसे की बात कर रहा है। पांचवा कमर्शियल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, मतलब कॉम्पिटिटर्स के ऊपर वो कितना एडवांटेज उठा सकता है। छठा वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब उसके होलसेलर, रिटेलर्स कितने हैं। ये तो वो पॉइंट्स हो गए जो ये बताते हैं कि पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है, उसका अब्यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज। मैगी 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 मैगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई बुढ़ा नहीं होगा, ऐसा कोई जवान नहीं होगा जिसने मैगी नहीं खाई होगी। मैगी मैगी मैगी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन एक बात सच्ची है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा बुढ़ा नहीं होगा, कोई ऐसा जवान नहीं होगा जिसने मैगी नहीं खाई, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा बुढ़ा नहीं होगा जिसने बॉर्नविटा नहीं पिया होगा। तो इसका मतलब कंज्यूमर उस पर कितना डिपेंड है। नेक्स्ट, मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन वेदर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्टैच्यू और बाय वर्चू ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक। मतलब आपने जो मोनोपोली, ये जो डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर्ड की है, वो किसी एक्ट के थ्रू एक्वायर्ड की है। जैसे मैं आरबीआई का बोलूँ तो आरबीआई डोमिनेंट पोजीशन पे है, वो नोट छापेगा, लेकिन नोट छापने की उसको डोमिनेंट पोजीशन किसने दी है, उसको एक एक्ट ने दी है, आरबीआई एक्ट 1934। वो नहीं देखा तो वो भी जाके देखो, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी हो, आप कोई पब्लिक एंटरप्राइज हो जिसको एक एक्ट के हिसाब से या फिर गवर्नमेंट ने कोई मोनोपोली दे रखी है। सामने वाले को आने नहीं दे रहे थे, भग जाए यहाँ से, तेरे को नहीं आने देंगे, भग जाए यहाँ से, तेरे को नहीं आने देंगे। आप लोग मार्केट से लोगों को निकाल रहे हो, तो आप खुद की मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। काउंटर वेलिंग बाइंग पावर, ठीक है, आप लोगों ने क्या कर रखा है, काउंटर वेलिंग बाइंग पावर कर रखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बिक रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ आपका खरीद रहे, तो आपने काउंटर वेलिंग बाइंग पावर कर रखी है। अब ध्यान से सुनना, काउंटर वेलिंग बाइंग पावर क्या होगी।
मैगी इतना चल रहा है कि हमने कंडीशन लगा दी कि मैगी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मैगी का एक और नूडल्स लेना पड़ेगा। काउंटर वेलिंग कर रहा है मतलब इसके साथ वो भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द मार्केट आपने कितना कवर्ड कर रखा है, वापस बोलो एक बार मेरे साथ। डिपेंडेंस ऑन कंज्यूमर, देखो इसमें से 5 भी याद कर लोगे ना तो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको हो जाएगा। कंज्यूमर आप पे कितना डिपेंड है। आपको मोनोपोली, ये डोमिनेंट पोजीशन जो मिली है वो एक्ट के थ्रू मिली है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है किसी को, या फिर आप गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, ठीक है। आपने सामने वाले को बैरियर कर रखा है, एंट्री नहीं करने दे रहे हो तो आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो, इसका मतलब काउंटरवेलिंग बाइंग पावर कर रहे हो आप लोग। मार्केट स्ट्रक्चर या साइज ऑफ द मार्केट कितना है, ये तो शायद हमने पॉइंट नंबर 1 में भी पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द मार्केट क्या होता है। चले आगे। नेक्स्ट, सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल कॉस्ट। सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल कॉस्ट आपके ऊपर कितनी है वो भी देखा जाता है, ठीक है। वो भी डोमिनेंट पोजीशन के लिए देखा जाता है कि आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट, relative advantage by way of contribution to economic development by the enterprise enjoying dominant position have like in मतलब आप लोग रिलेटिव एडवांटेज ले रहे हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डोमिनेंट पोजीशन पे, लाइकली टू अफेक्ट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। आप लोग कंट्री का तो डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लगा रहे हो। Any other factors which the commission may consider relevant for the inquiry, any other factors which the commission may consider relevant for the inquiry, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो कमिश्नर देख रहा है मतलब हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार वापस मेरे साथ सारे पॉइंट्स को आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हट जा भाई, ठीक है। पहला क्या पढ़ा था हमने, मार्केट साइज हमारा कितना है, मार्केट शेयर कितना है हमारा, मार्केट शेयर हमारा कितना है। दूसरा हमने पढ़ा था कि साइज ऑफ रिसोर्सेज कितना है। पहला पढ़ा था मार्केट शेयर, दूसरा पढ़ा था हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तीसरा पढ़ा था हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे हमारे कॉम्पिटिटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो लल्लू पंजू है हमारे सामने, क्या वो कुछ नहीं कर सकते। चौथा हमने पढ़ा था इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर मतलब पैसे की पावर हमारे पास कितनी है। नेक्स्ट, कमर्शियल एडवांटेज हम लोग कितना ले रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हम लोग कमर्शियल एडवांटेज कितना ले रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन बोले तो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कितना एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना डिपेंड है हम पे, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था कि जो मोनोपोली है वो आपको बाय एक्ट मिली है या फिर एज अ गवर्नमेंट कंपनी आप हो मिली है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो मिली है। बैरियर्स तो नहीं कर रखे आपने, ठीक है। किसी को काउंटर वेलिंग बाइंग पावर तो नहीं बना रखी कि एक के साथ दूसरा लेना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइज कितना है। नेक्स्ट, ठीक है। सोशल ऑब्लिगेशन कितनी है आप पे, सोशल कॉस्ट आप कितनी बियर कर रहे हो, मतलब आपकी वजह से सोसाइटी को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव एडवांटेज, आप लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हो लेकिन कंपटीशन खराब कर रहे हो। नेक्स्ट, एनी अदर फैक्टर जो भी कमिश्नर को लगता है वो कंसिडर करेगा इंक्वायरी में। चलें, ऑर्डर बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट। अब कमिश्नर ने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी कौन से सेक्शन में की, इंक्वायरी की सेक्शन 19, ठीक है। कौन से सेक्शन में की, सेक्शन 19, ठीक है। तो सेक्शन 19 में इंक्वायरी की थी, ठीक है। ये पढ़ा था ना अभी अपन ने, कहाँ गया है ना। तो सेक्शन 19 में हम लोगों ने इंक्वायरी की थी, कमिश्नर ने इंक्वायरी की थी, ठीक है। ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था जल्दी। हाँ, सेक्शन 19 में इंक्वायरी की थी। अब ऑर्डर किस में देगा, सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में वो ऑर्डर देगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में इसको हटाते हैं। अब ऑर्डर क्या देगा, आपने इंक्वायरी कर ली, देख के आ गए कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब ऑर्डर क्या देगा, सीज एंड डिसीज्ड ऑर्डर। फर्स्ट क्या है, सीज एंड डिसीज्ड ऑर्डर। सेकंड 5 है ये भी, ठीक है। सीज एंड डिसीज ऑर्डर 5 to 6 है। दूसरा, सीज एंड डिसीज ऑर्डर क्या होता है, जैसे कई बच्चे को डांट दिया जाता है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पे कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो उसने ऐसे बोला बप, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी मम्मी होती है ना, हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो मम्मी बोलती है आगे से बेटा ऐसा मत करना, तो सीज एंड डिसीज ऑर्डर, आगे से ऐसा मत करना। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो क्या लगेगी, पेनल्टी।
पेनल्टी, मतलब कोई बड़ा कांड करके आए हो तो चाटे ही चाटे पड़ेंगे, तो पेनल्टी। नेक्स्ट कंपनसेशन लग सकता है। नेक्स्ट मॉडिफाई करा सकते हैं, जो आपने अग्रीमेंट किया है किसी के साथ, ठीक है। कंप्लायंस ऑर्डर दे सकता है आपके पास, और डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, वापस मेरे साथ बोलो। सीज एंड डिसीज ऑर्डर, सीज एंड डिसीज ऑर्डर, ठीक है। सीज एंड डिसीज ऑर्डर, ठीक है। दूसरा कंपनसेशन, तीसरा पेनल्टी, चौथा कंप्लायंस ऑर्डर, पांचवा मॉडिफाई अग्रीमेंट, और कितना हुआ, चौथा मॉडिफाई अग्रीमेंट, और पांचवा डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइज। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे याद होगा, तो बेटा इसका भी मैंने शॉर्टकट बनाया है, बड़ी थोड़ा सा वेट किया करो। तो इसका शॉर्टकट है PM, PMD, CQ 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 PMD। पहला C क्या है मैम, सीज और डिसीज ऑर्डर। पहला C क्या है, सीज और डिसीज ऑर्डर। दूसरा C क्या है, कंपनसेशन। दूसरा C क्या है, कंपनसेशन। तीसरा C क्या है, कंप्लायंस ऑर्डर। तीसरा C क्या है, कंप्लायंस ऑर्डर। फिर P से है पेनल्टी, M से है मॉडिफाई अग्रीमेंट, और D से है डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइज। वापस मेरे साथ बोलो भाई, वापस बोलो, बार बार बोलो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होगा। C3PMD, C3PMD, ठीक है। तो पहला C क्या है, पहला C क्या है, सीज और डिसीज ऑर्डर, सीज एंड डिसीज ऑर्डर, ठीक है। दूसरा C क्या है, कंपनसेशन। दूसरा C क्या है, कंपनसेशन। तीसरा C क्या है, कंप्लायंस, ठीक है। P से क्या है, पेनल्टी। M से क्या है, मॉडिफाई अग्रीमेंट, और D से क्या है, डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइज। चलते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू अग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो पहला क्या है, सेक्शन 27 में सीज एंड डिसीज ऑर्डर। तो सीज एंड डिसीज ऑर्डर में ये बोला जाता है कि आपको डांट दिया जाएगा, बप आगे से ऐसे मत करना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीज और डिसीज ऑर्डर में सिर्फ आपको डांट दिया जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेनल्टी। तो पेनल्टी कितनी लगेंगी, देखो पेनल्टी दो तरीके से होती है। अगर आपने कार्टेल बना रखा है उसकी पेनल्टी, या फिर नॉन कार्टेल है तो उसकी पेनल्टी। पहले हम लोग नॉन कार्टेल पढ़ेंगे, नॉर्मल पेनल्टी। तो नॉर्मल पेनल्टी कितनी है, मैक्सिमम लगेगी 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग है। देखो यहाँ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे सेल है, 10% सेल का, ठीक है। और पिछले 3 साल की एवरेज, पिछले 3 साल की सेल एवरेज, कैसे सेल निकाल लो। पहले साल है 10 करोड़, दूसरे साल है 12 करोड़, और तीसरे साल है 14 करोड़, ठीक है। इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज आ जाएगा आपका 12 करोड़, ठीक है। 12 करोड़ का 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 करोड़ की पेनल्टी मैक्सिमम है, इससे कम भी लग सकती है, ठीक है। नॉर्मल अगर पेनल्टी है तो वो 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगर पेनल्टी कार्टेल की हुई तो इन केस ऑफ कार्टेल तो पेनल्टी क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। जितना भी प्रॉफिट होगा 3 साल का उसका 3 गुना, जितना भी प्रॉफिट होगा 3 साल का उसका 3 गुना, और 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, विच एवर इज हाइयर। दिल मांगे मोर, दिल दे के क्या करो, पेनल्टी लुटाओ, ठीक है। तो वापस पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलता है ये, अगर पेनल्टी नॉर्मल के केस में, मतलब नॉर्मल पेनल्टी है तो कितना लगेगा, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन अगर पेनल्टी कार्टेल के केस में तो 3 गुना प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 3 गुना, और 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर, विच एवर इज हायर, मतलब दिल मांगे मोर। नेक्स्ट ऑर्डर होता है कंपनसेटरी ऑर्डर, जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 34 में। तो थोड़ी देर रुको, ठीक है। और मॉडिफाइंग अग्रीमेंट में होता है कि आप लोग अग्रीमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो। मतलब अगर आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो भी कार्टेल वगैरह हुआ है वो पूरा गलत नहीं है, थोड़ा बहुत गलत है, तो उसको मॉडिफाई करवा लो, मॉडिफाई की ज़रूरत है तो, ठीक है। नेक्स्ट
डायरेक्ट द एंटरप्राइज कंसर्न टू कंप्लाई विद सच ऑर्डर एज डायरेक्शन इंक्लूडिंग पेइंग ऑफ कॉस्ट, अगर और कुछ भी लगता है तो वो सब कुछ दे देंगे, ठीक है। पास सच ऑर्डर एज ए डीम फिट, मतलब कॉस्ट वॉस्ट का हो गया, फिर डीम फिट, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था C3PMD। C3PMD, सी से था कंपनसेशन, पहला सी क्या था, सीज और डिसीज ऑर्डर, सीज एंड डिसीज ऑर्डर। दूसरा सी क्या था, कंपनसेशन। दूसरा सी क्या था, कंपनसेशन, और तीसरा सी था कंप्लायंस ऑर्डर। पहला सी क्या था, सीज एंड डिसीज ऑर्डर। दूसरा सी क्या था, कंप्लायंस। दूसरा सी क्या था, कंप्लायंस। तीसरा सी क्या था, कंप्लायंस, और तीसरा सी था कंपनसेशन, ठीक है। चौथा पेनल्टी, ठीक है, और पांचवा मॉडिफाई, और छठा डिवीज़न, ठीक है। पहले मम्मी ने डाटा सीज एंड डिसीज ऑर्डर, ठीक है, फिर मम्मी ने बोला कंप्लाइंस करो, कंप्लाइंस नहीं कर पाए तो लग गया कंपनसेशन, फिर लग गई पेनल्टी, मॉडिफाई कराई गई चीज़, और बाद में हमको बांट ही गया, डिवीज़न ही कर दिया गया। ये सारा हो गया हमारा। हाँ, डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइज, सेक्शन 28, सेक्शन 19 पढ़ा। सेक्शन 19 में क्या पढ़ा था, इंक्वायरी बिठाएगा कमीशन खुद से या फिर उसको कोई बोलेगा, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी के बाद हमने पढ़ा सेक्शन 27। सेक्शन 27 में हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या ऑर्डर देगा। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 28 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है, पहले था XYZ लिमिटेड, पहले क्या था, XYZ लिमिटेड था, अब X लिमिटेड को अलग कर दिया, Y लिमिटेड को अलग कर दिया, Z लिमिटेड को अलग कर दिया। ध्यान से सुनना, डिवीज़न का मतलब क्या होता है। डिवीज़न का मतलब होता है, पहले था XYZ लिमिटेड तीनों साथ थे, ठीक है। XYZ लिमिटेड साथ थे, अब क्या करा, X लिमिटेड को अलग कर दिया, Y लिमिटेड को अलग कर दिया, Z लिमिटेड को अलग कर दिया। ऐसे ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज होती है, वो एक साथ होती है, लेकिन अगर हमको लगता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन ले रही है, वो इकट्ठी होके बहुत बड़ी डोमिनेंट पोजीशन ले रही है, तो वहाँ पे हम एंटरप्राइजेस को अलग कर देते हैं। और अलग करना क्या होता है, डिवीज़न ऑफ एन एंटरप्राइज। 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़े, सेक्शन 19, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 20। सेक्शन 19 में पढ़ा था इंक्वायरी, सेक्शन 19 में पढ़ा इंक्वायरी, सेक्शन 27 में पढ़ा ऑर्डर, और सेक्शन 28 में पढ़ा डिवीज़न। आगे करते हैं, फैक्टर टू बी कंसीडर। अगर हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं और बंटवारा कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं, 3 भाइयों का बंटवारा कर रहे हैं, पहले XYZ तीनों थे, अब X को अलग कर दिया, Y को अलग कर दिया, और Z को अलग कर दिया। तो जब एक बाप 3 बच्चों का डिवीज़न कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फैक्टर टू बी कंसिडर अंडर डिवीज़न, पहला ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मतलब होता है तीनों बेटों में बराबर बराबर की प्रॉपर्टी जानी चाहिए, नेक्स्ट, वाइंडिंग अप, किसी को बंद करना है तो वो भी प्रोसीजर देखा जाएगा कि अगर कोई डिवीज़न बंद करने लायक है तो उसको हटा दिया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, किसको कितने कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, किसको कितने देने हैं। आप लोगों को पता है जब मुकेश धीरू भाई अंबानी है, जो उनकी जब डेथ हुई थी, तो उनके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 बेटे थे, तो जो उनकी मदर थी, उन्होंने क्या किया था, दोनों बेटों में क्या कर दिया था, डिवीज़न कर दिया था। कुछ कंपनीज मुकेश अंबानी को दे दी थी और कुछ कंपनीज अनिल अंबानी को दे दी थी, तो ये होता है डिवीज़न। तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांटी, ठीक है। उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मुकेश अंबानी के हाथ में दिया और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल अंबानी के हाथ में दिए, ठीक है। क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर, मतलब कितने कितने शेयर किस किस को अलॉट करने हैं, ठीक है। और एनी अदर मैटर। वापस मेरे साथ बोलो, ठीक है, वापस मेरे साथ बोलो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, पहला क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। वाइंडिंग अप, तीसरा एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चौथा
क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर, और पांचवा क्या है, एनी अदर मैटर। ठीक है, अब इसका भी शॉर्टकट है कि किस तरीके से हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो एक हमारी बिल्ली थी जिसका नाम था डब्लू, तो डब्लू कैट। ठीक है, डब्लू कैट। ठीक है, एक बिल्ली थी जिसका नाम था डब्लू, तो डब्लू कैट। ठीक है, तो डब्लू कैट मतलब डब्लू का मतलब हो गया वाइंडिंग अप, डब्लू का मतलब क्या हो गया, वाइंडिंग अप। ठीक है, डब्लू का मतलब हो गया वाइंडिंग अप, कैट का सी से हो गया क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक है, ए से हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टी से हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। टी से हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है इसका? ठीक है, टी से हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो वापस मेरे साथ बोलो, सी डब्ल्यू से हो गया वाइंडिंग अप, सी से हो गया क्रिएशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, सरेंडर ऑफ शेयर। सी से हो गया क्रिएशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, ए से हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टी से हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़े, सेक्शन 19, सेक्शन 27, सेक्शन 28। सेक्शन 19 में पढ़ा इंक्वायरी, सेक्शन 27 में पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्डर। ठीक है, और सेक्शन 28 में था डिवीज़न। अब यहाँ पे हम लोगों का सेक्शन 3, सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। और सीसीआई सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए क्या करता है, सीसीआई सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए क्या क्या करता है, कैसे कैसे ऑर्डर देता है, उसके जो थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा थर्ड पिलर। कॉम्बिनेशन था सेक्शन 5 में। कॉम्बिनेशन होता क्या, कॉम्बिनेशन होता है दो लोगों का मिलन। दो लोगों का मिलन होता है कॉम्बिनेशन। मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट, असेट, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज वेयर सच पर्सन हैज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज। मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मर्जर होना, मर्जर होना का मतलब होता है दो दिलों का मिलना। ए और बी मिलके ए बी बन गए, तो मर्जर होना क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अमालगमेशन, अमालगमेशन होता है ए ने बी को खरीदा, ए ने बी को खरीदा, दैट इज अमालगमेशन। अब पढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन। मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कंट्रोल खरीदा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा दिए अपने, शेयर्स खरीद लिए, वोटिंग राइट खरीद ली, असेट्स खरीद लिए। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज वेयर सच पर्सन, उस पर्सन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है अनदर एंटरप्राइज में। मतलब एक पर्सन ने खरीद रखा है और उसका दूसरे एंटरप्राइजेस में भी है। ठीक है, इंगेज इन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, दोनों का एंटरप्राइजेस कॉम्पिटिटिंग बिजनेस में है, जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप। ठीक है, तो दोनों ही सेम एंटरप्राइजेस में दोनों मिल गई। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें मर्जर हो सकता है, ए और बी मिलके ए बी बन गए, या फिर अमालगमेशन हो गया, ए ने बी को खरीद लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है हमारी कॉम्बिनेशन की। ये सेक्शन है सेक्शन 5। आगे पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन विच कॉज और लाइकली। देखो मिलना गलत नहीं है, मिलना गलत नहीं है, कॉम्बिनेशन होना गलत नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप का मिलना गलत नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप का मिलना गलत नहीं है, लेकिन अगर फेसबुक और व्हाट्सएप के मिलने से पब्लिक को परेशानी होती है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा दादाजी, सीसीआई आ जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन विच कॉज और लाइकली टू कॉज, करना चाहा या कर दिया, करना चाहा या कर दिया एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट विद इन द रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड एंड वॉइड। ठीक है, कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन होने की वजह से अगर एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट आता है मार्केट में, तो उसको वो प्रोहिबिटेड है, वो वॉइड है। तो कॉम्बिनेशन विच कॉज और लाइकली टू कॉज एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट विद इन द रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड एंड वॉइड। ये रहा, ए प्लस बी मिलके क्या बन गया, ए बी बन गया। ए और बी मिले तो क्या बन गए, ए बी बन गए। ए और बी मिले तो क्या बन गए, ए प्लस बी मिले तो क्या बन गए हमारे, ए बी बन गए। ए बी बन गए तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ये होता है मर्जर। ठीक है, मर्जर में क्या होता है, ए भी जिंदा रहेगा और बी भी जिंदा रहेगा, ए भी जिंदा रहेगा और बी भी जिंदा रहेगा, तो दोनों मिल गए ए बी। ठीक है, लेकिन अगर ए ने बी को एक्वायर किया तो सिर्फ ए जिंदा रहेगा,
तो वो होता है एक्विजिशन। ठीक है, ये आप लोग है ना फाइनल में भी पढ़ोगे और अभी एग्जीक्यूटिव में भी कुछ पढ़ोगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल बता देती हूँ। मर्जर में क्या होता है कि ए और बी मिलके ए बी बन गए, मतलब दोनों जिंदा रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक्विजिशन में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए ख़त्म हो गया बी रह गया, मतलब बी ने ए को एक्वायर किया तो ए ख़त्म हो गया और बी ही रह गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लो, ये आया हमारा ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी थी, ठीक है, उसने बी लिमिटेड से शादी करी, मतलब मर्ज हुई, तो दोनों क्या बन गई, दोनों बन गई ए बी लिमिटेड। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। ए लिमिटेड अकेली थी, बी लिमिटेड से मिल गई तो बन गई ए बी लिमिटेड। अकेला फेसबुक का नेटवर्क कम था, व्हाट्सएप से मिल गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक बन गए। ठीक है, मर्जर हो गया। हीरो प्लस होंडा मिलके हीरो होंडा बन गए थे। ठीक है, मर्जर हो गया था, इसी को बोलते हैं मर्जर। तो एक बात बताओ मैम, क्या हर छोटी छोटी गलियों में मिलने वाली दुकानें भी मर्जर होती है? क्या हर छोटी छोटी बिजनेस मिलेगा तो मर्जर होगा? क्या सीसीआई की इतनी पहुंच है कि वो हर छोटी छोटी जगह जाके चेक कर सके कि ये मर्जर है या नहीं है, ये मर्जर है या नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है, और फिर चेक करने के बाद एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा वो भी चेक करे। क्या इतना टाइम है हमारे सीसीआई के पास? नहीं। क्या इतना टाइम है हमारे सीसीआई के पास? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कुछ एक लिमिट्स बना रखी है, अगर आप उस लिमिट में फॉल करते हो, अगर आप उस लिमिट में फॉल करते हो तो आप कॉम्बिनेशन के अंदर आते हो, और तब आपको सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर कि हम मिल रहे हैं सीसीआई अंकल, सीसीआई अंकल हम मिल रहे हैं, सीसीआई अंकल, सीसीआई अंकल हम मिल रहे हैं, नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद सीसीआई चेक करेगा कि क्या ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, और अगर ये है तो वहाँ पे आपको वो कुछ मॉडिफिकेशन करवाएगा, या फिर अगर उसको लगेगा कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको हाँ कर देगा। कहने का मतलब ये है सिंपल कि अगर आपके मिलने पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो सीसीआई उसको चेंज कराएगा या फिर आपका एग्रीमेंट कैंसिल कराएगा, और नहीं पड़ता है तो नहीं कराएगा। लेकिन आपको इन्फॉर्म कब करना है? जब आप उस लिमिट में आ रहे हो। आपको इन्फॉर्मेशन सीसीआई अंकल को कब देनी है? जब आप उस लिमिट में आ रहे हो। तो चेक करते हैं लिमिट, ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 5। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? एक एंटरप्राइज है, एक एंटरप्राइज है, ठीक है, एक एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज समझते हो? एक्स और वाई, एक्स और वाई मिलने से दोनों की अगर असेट 2000 करोड़ होती है और टर्नओवर 6000 करोड़ होता है, और है मतलब दोनों में से एक कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो आपको सीसीआई अंकल को नोटिस भेजना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, एक एंटरप्राइज है जिसकी असेट 2000 और टर्नओवर 6000 होता है तो वहाँ पे आपको नोटिस देना पड़ेगा। एंटरप्राइज बोला मैंने, ये इंडिया के लेवल पे, ठीक है, ये इंडिया के लेवल पे। कई बार कई बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है, कई बार कई बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल के लेवल पे एक प्रॉब्लम, इंटरनेशनल के लेवल पे कॉम्बिनेशन जब इफेक्ट करेगा जब आपकी कुछ असेट इंडिया में होगी। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल काम कर रहे हो विथ इंडिया लैग्स, इंडिया लैग मतलब आप इंडिया में भी हो और हर जगह पे हो, तो आपका US $1 बिलियन होना चाहिए, और अगर टर्नओवर है तो $3 बिलियन होना चाहिए। पहले सुन लो, याद करने की ट्रिक मैं अपने आप बता दूंगी। US $1 बिलियन होता है असेट, और US $3 बिलियन होता है हमारी टर्नओवर। लेकिन कंडीशन है कि असेट के साथ मोर देन 1000 करोड़ इंडिया का होना चाहिए और टर्नओवर 3000 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक एंटरप्राइज है, एक सेकेंड, एक एंटरप्राइज है इंडिया सिंगल लेवल पे, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टर्नओवर। 2000 याद कर लोगे तो टर्नओवर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, उसको बस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे चलता है 1 है ना, यहाँ पे भी देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो चल जाएगा 1 बिलियन और 3 बिलियन।
ठीक है। अगर ये एंटरप्राइज की जगह ग्रुप लेवल पे बात होती, तो अगर ये एंटरप्राइज की जगह ग्रुप लेवल पे बात होती, जैसे रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप मिल रहा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप मिल रहे हैं, तो ग्रुप लेवल पे बात होगी तो इंडिया में है 8,000 और असेट होगी, या फिर टर्नओवर होगा 24,000 करोड़। इंडिया लेवल पे असेट होगी 8,000 करोड़, दोनों की मिला के, ठीक है, और टर्नओवर होगा 24,000 करोड़, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे है तो यूएस 4 बिलियन और वहाँ पे 12 बिलियन, लेकिन ये सेम है कि यहाँ पे पहले भी 1,000 करोड़ आईएनआर था, ये वाला जो प्रोविज़न है ना 1,000 करोड़ आईएनआर, और यहाँ पे भी 1,000 करोड़, ये 3,000 है, ये भी 3,000 है। वैसे ही चेंज होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया की निगरानी में रखें, तो इसीलिए इन लोगों ने ये चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, अब कैसे याद रखेंगे, अगर हम लोगों को एंटरप्राइज से ग्रुप लेवल पे काम करना हो, एंटरप्राइज से ग्रुप लेवल पे काम करना हो, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ चल जा भाई। एंटरप्राइज से ग्रुप लेवल पे बात करनी हो तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4, मतलब नीचे आते हुए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 और सामने जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एंटरप्राइज लेवल पे है, ठीक है, इंडिया के लेवल पे, तो 2,000 मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो टर्नओवर हो जाएगा 6,000, 2,000 आईएनआर करोड़, ठीक है, और अगर वहाँ पे टर्नओवर है तो 6,000, ठीक है। और अगर ग्रुप लेवल पे है तो 2,000 को मल्टीप्लाई करोगे जब 4 से तो हो जाएगा 8,000, और 8,000 को जब इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो हो जाएगा 24,000, ठीक है। 8,000 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 24,000, यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप लेवल, मतलब इंडिविजुअल लेवल का एक याद रख लोगे तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। 2,000 से असेट से अगर आपको टर्नओवर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, और इंडिविजुअल लेवल से ग्रुप लेवल पे आना है तो मल्टीप्लाई बाय 4। वर्ल्ड वाइड लेवल में 1 बिलियन और 3 बिलियन, लेकिन वही अगर हम लोग ग्रुप लेवल पे बात करें तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 बिलियन, और वहाँ पे करेंगे तो 12 बिलियन, ठीक है। लेकिन बस ये सेम है कि 1,000 आईएनआर करोड़ इन इंडिया, ये याद रख लेना, ये बच्चे भूल जाते हैं। वहाँ पे भी इंडिविजुअल लेवल पे भी 1,000 करोड़ आईएनआर इन इंडिया है, और यहाँ पे भी 1,000 करोड़ आईएनआर इन इंडिया है। यहाँ पे भी 3,000 है, यहाँ पे भी 3,000 है, ठीक है, ये याद रख लेना। गाइज मेरे साथ वापस बोलो, छोटे छोटे बिजनेस अगर इंडिविजुअल लेवल पे मिल रहे हैं तो वो शीशिया अंकल को फ़ोन नहीं करेंगे। शीशिया अंकल को हम फ़ोन जब भी करेंगे जब हम इस लिमिट में आ रहे हैं। इस लिमिट में कब आएंगे, या तो हम इंडिया के होंगे या इंडिया के बाहर के होंगे। इंडिया के भी होंगे तो इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे होंगे या फिर ग्रुप लेवल पे होंगे। इंडिविजुअल लेवल पे हैं तो कितना हो जाएगा, 2,000 और 8,000 6,000, और ग्रुप लेवल पे हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना, तो 2 4 जा 8 होता है तो 8,000, और 8 3 जा 24 होता है तो 24,000। दोनों में से कोई भी कंडीशन और है, असेट या टर्नओवर में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो आप लोग शीशिया अंकल को फ़ोन करोगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड हो तो 1 बिलियन और फिर वहाँ पे 3 बिलियन, फिर अगर हम ग्रुप लेवल पे तो 1 से हो जाएगा 4 बिलियन और वहाँ पे हो जाएगा 12 बिलियन। कंडीशन है कि ग्रेटर देन 1,000 करोड़ आईएनआर के होने चाहिए, और 1,000 को जब उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000, लेकिन ग्रुप लेवल पे भी 1,000 ही है और 3,000। रीज़न मैं आप लोग को बता चुकी कि वर्ल्ड वाइड काम करने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निगरानी में रहे और हम अपने कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट में उसको देखें, मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट में उसको लेकर आए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आ रहे हैं। तो ग्रुप लेवल को भी हम यहीं चेक करेंगे। चलें आगे, कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल रहा है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल रहा है। एक्स लिमिटेड की असेट है 1,500 करोड़, ठीक है। एक्स लिमिटेड की असेट है 1,500 करोड़ और वाई लिमिटेड की असेट है 700 करोड़, दोनों मिला के हुई 2,200 करोड़। क्या ये कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं? और टर्नओवर है 4 और 1 तो ये हो गया 5, ठीक है। टर्नओवर तो नहीं है, लेकिन असेट तो है,
असेट तो है, तो मैंने बोला था दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और लिखा हुआ था, एंड नहीं लिखा हुआ था। और एंड में बहुत फ़र्क होता है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लेकिन और का मतलब होता है दोनों में से एक ही चलेगी। ठीक है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? येस, ऑफकोर्स ये कॉम्बिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको सीसीआई को फ़ोन करना पड़ेगा 30 डेज़ में। और एग्जाम्पल बताओ मैम, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं बेटा, बिल्कुल आएगा भी नहीं। अभी और एग्जाम्पल है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे एक्स लिमिटेड की क्या है, इंडिविजुअल असेट है 1500 और ये है 200, ये हमारी है कितना, 200 करोड़। ठीक है, तो दोनों मिला के कितनी हुई, 1700। तो ये तो लिमिट से अंदर है, इसलिए इधर इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है ये 4000, ये है 4000, ये है 8000, और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ क्या ये भी सीसीआई के अंडर में आता है कि नहीं आता? क्या यहाँ पे भी सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? येस, ऑफकोर्स इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक गलती हो गई मुझसे, मुझे यहाँ पे आंसर नहीं लिखने चाहिए थे, ताकि आप लोग प्रिज्यूम करो कि क्या इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ मर्ज होने की सोची। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ मर्ज होने की सोची, तो एक्स लिमिटेड की असेट थी कितनी, 1500, और वाई लिमिटेड की थी 700, तो दोनों हो गई 2200। तो क्या ये लिमिट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और लगा दूँ, ये 4000 ये हो गया 8000, ये भी लिमिट के अंदर आ रहा है। क्या अभी ये सीसीआई को इन्फॉर्म करेंगे? क्या अभी भी ये सीसीआई को इन्फॉर्म करेंगे? येस, ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था दोनों में से एक चीज़ पूरी होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों हो रही है तो क्या दिक्कत है? मैं तो कहती हूँ मेरे एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। अगर दोनों हाथ में लड्डू है तो क्या बुरा है? कंडीशन तो ये थी एक हाथ में लड्डू होना चाहिए, एक में से अगर दोनों में हाथों में लड्डू है तो भाई अपने तो मज़े ही मज़े हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो इसको भी सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों के पास एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिलके क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिलके क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड की असेट है 1500 करोड़ और वाई लिमिटेड की है 200 करोड़, दोनों मिला के 1700 करोड़। यहाँ पे लिमिट से कम है, क्योंकि लिमिट क्या थी, 2000 और 6000। बोलो मेरे संग, 2000 और 6000। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आएंगे बेटा। लिमिट याद रखो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6000। और देख लेते हैं, यहाँ पे 4000, 1000 और 5000, दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं चाहिए थे मुझे एक हाथ में लड्डू चाहिए था, लेकिन मेरे एक हाथ में भी लड्डू नहीं आया। तो यहाँ पे सीसीआई अंकल को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी सीसीआई अंकल को बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल का तो ख़त्म कर दिया, इंडिविजुअल एंटरप्राइज का ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं ग्रुप लेवल का। ठीक है, तो ग्रुप लेवल में हमारे यहाँ पे है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ठीक है, तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की पहले लिमिटेशन याद करो। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी। मैम क्या बातें करते हो, आपने ऐसा बताया है कि हमको याद हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, और 8 को फिर सीधा भेजना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24। मतलब असेट 8000 हो या फिर टर्नओवर 24000 हो। असेट 8000 हो और टर्नओवर या तो 24000 हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ग्रुप के लेवल पे, तो वहाँ पे सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मिल के क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स ग्रुप के पास असेट है कितनी? 6000 करोड़। वाई ग्रुप के पास असेट कितनी है? 1000 करोड़। दोनों मिला के कितनी हुई? 7000 करोड़। नहीं आएगा भाई, कम से कम हमें 8 चाहिए, कम से कम 8 चाहिए। तो और लगा लेते हैं, दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। टर्नओवर है 14000 करोड़, यहाँ पे वाई लिमिटेड के पास है 12000 करोड़, दोनों मिला के हुए
26,000 करोड़ मतलब 26, लेकिन लिमिट थी 24। तो क्या ये सीसीए अंकल को फ़ोन करेंगे, सीसीए अंकल हम मिल रहे हैं, करेंगे, इन्फॉर्मेशन जाएगी 30 डेज़ के अंदर। ये 30 डेज़ कहाँ से स्टार्ट होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मिल रहे हैं और बन रहे हैं एक्स वाई ग्रुप। तो कंडीशन क्या थी, 8 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एसेट है वो है 6,000 करोड़, हमारे वाई की एसेट है 3,000 करोड़, दोनों मिला के हुई 9,000 करोड़। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और है दूसरी भी कंडीशन देख लेते हैं। वैसे तो पता ही चल गया होगा और का मतलब क्या है, एक भी सेटिस्फाइड हो गई तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टर्नओवर है इसका 14,000 करोड़, यहाँ पे 9,000 करोड़, तो टोटल हुआ 23,000 करोड़। तो क्या इनको बताना पड़ेगा, तो यस इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी लिमिट सेटिस्फाइड हुई तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा एक्स ग्रुप है और वाई ग्रुप फिर मिल रहा है, तो यहाँ पे असेट है 6,000, ये है 3,000 और 9,000, तो ये हो गया, ठीक है। आई थिंक हो गया था, नहीं, अच्छा नहीं ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये और लगा लेते हैं, तो ये हो गया 14,000, ये हो गया 12,000, ये हो गया 26,000। मतलब 8 और 24 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। 8 और 24 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब दोनों में से एक होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से एक हाथ में लड्डू चाहिए भाई, तो दोनों हाथ में लड्डू है तो क्या बुरा है। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और आ जाओ एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल की कमी नहीं है भाई। एक्स और वाई ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई ग्रुप मिल रहे हैं, यहाँ पे एक्स की असेट है 6 और यहाँ पे 1 हुआ 7। यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, और लगा लेते हैं। ये हुई 14 और 9, ये हुई 23, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। दोनों हाथ में नहीं पर एक हाथ में लड्डू तो चाहिए था ना, दोनों हाथ में नहीं पर एक हाथ में लड्डू तो चाहिए था ना। तो अगर एक में भी नहीं मिला तो यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करेंगे। सीसी अंकल को मज़े से मिलते रहो। नेक्स्ट, अब एक बार इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ एक बार बताना चाहूँगी वापस, क्या थी लिमिट, वापस बता देती हूँ। एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज अगर मिलती है, एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज दूसरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज से मिलती है और इंडिया के लेवल पे मिलती है, तो 2,000 करोड़ तो उसकी थी असेट और 6,000 करोड़ थी उसकी टर्नओवर, ठीक है। एक मिनट मैं वापस पीछे ले जाती हूँ, ये सारे एग्जाम्पल से यहाँ पे था ना। 2,000 करोड़ से ज़्यादा असेट होनी चाहिए और 6,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन अगर यही ग्रुप लेवल की बात है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 8,000 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे 24,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यही अगर वर्ल्ड वाइड मिल रहे हैं तो 1 बिलियन और 3 बिलियन। लेकिन अगर ये ग्रुप लेवल पे तो 1 को भी करेंगे 4 से तो 4 बिलियन और 12 बिलियन। लेकिन कंडीशन है कि इंडियन असेट कम से कम कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1,000 करोड़ होनी चाहिए, और वहाँ पे इंडियन टर्नओवर कम से कम 3,000 करोड़ होना चाहिए। ये लिमिट दोनों में सेम है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे एक असेट है, यहाँ पे क्या हुआ, इसको है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ना 2,100 करो, ठीक है। ये 2,100 है और ये है 2,800, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्स लिमिटेड की ऑलरेडी असेट 21,000 करोड़ है, 21,000 करोड़ ऑलरेडी है एक्स लिमिटेड की, ठीक है। और वो मिल रही है एक छोटी सी कंपनी वाई लिमिटेड से मिल रही है और उसकी टर्नओवर है, उसकी असेट है 700 करोड़, उसकी असेट है 700 करोड़। तो क्या यहाँ पे तो क्या यहाँ पे हमें इसको ना मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगी, यहाँ पे हम लोग करेंगे 350, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको एग्जांपल खुद ही लिखवा के दे देती हूँ। यहाँ पे है 2,100, यहाँ पे है 350, ठीक है। और
यहाँ पे है कितना, ये हो जाएगा 2450। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड एक वाई लिमिटेड से मिल रही है जिसकी असेट एक्स लिमिटेड की ऑलरेडी कितनी है 2100, और टर्नओवर वाई लिमिटेड से मिल रही है जिसकी असेट है 350। एक बात बताओ, एक्स लिमिटेड क्या खुद में एक बड़ी कंपनी नहीं है? एक्स लिमिटेड खुद में एक बड़ी कंपनी नहीं है। एक्स लिमिटेड चाहे किसी से भी मिल जाए, वो खुद ही एक अकेली असेट इतनी टर्नओवर कवर कर रही है, इतना असेट कवर कर रही है कि वो किसी भी कंपनी से मिल जाए वो तो अफेक्ट करेगी करेगी। क्या वो एक छोटी सी दुकान से भी मिल जाए ना तो भी वो अफेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था दोनों की असेट मिला के 2000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्स अकेले के असेट है 2100। एक्स अकेली की असेट है 2100, वो किसी से भी मिल जाएगी ना तो 2000 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोई कंपटीशन से अफेक्ट करेगा? क्या अगर फेसबुक अगर छोटी सी एक कंपनी से मिल जाए जिसकी टर्न असेट 200 करोड़ की है, तो क्या कंपटीशन को फ़र्क पड़ेगा? फेसबुक तो कल भी दादा था और आज भी दादा है, क्योंकि वो अकेला ही इतनी असेट को कवर कर रहा है कि वो मार्केट को ऑलरेडी अफेक्ट कर ही रहा है। तो वो किसी से मिले या नहीं मिले, वो कंपटीशन को अफेक्ट करे या नहीं करे, उससे कोई मतलब ही नहीं करता, क्योंकि वो करेगा ही करेगा क्योंकि उसकी असेट इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी एक CCI को बताना पड़ेगा? चेक करते हैं, थोड़ी देर इसको राज रखते हैं, अभी आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज करती हूँ मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। ये मैंने बनाया था कुछ और था, बन कैसे गया दूसरा। ठीक है, 1 और ये करेंगे 5। ठीक है, तो फेसबुक मान लो, ठीक है, फेसबुक मान लो अब क्या हुआ, 1500 करोड़ की थी। ठीक है, अब वो मिल गई किससे, 700 करोड़ पे, कितनी हो गई, 2200 करोड़। ठीक है, अब वो मिल रही है दूसरे से जिसकी टर्नओवर ऑलरेडी, इसको चेंज करते हैं अपन, अब इसको चेंज कर रही हूँ मैं, इसकी टर्नओवर ऑलरेडी है 6200 और ये है 800। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7000। तो क्या मुझे बताओ कि अगर फेसबुक किसी दूसरी छोटी कंपनी से मिल रही है, तो फेसबुक का अकेले ही टर्नओवर 6200 करोड़ है, अकेले ही टर्नओवर 6200 करोड़ का है। तो अगर वो किसी भी छोटी कंपनी से मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा अगर वो किसी भी छोटी कंपनी से मिल जाए? इसको भी एक राज रखते हैं। क्या यहाँ पे CCI को बताना पड़ेगा? अब ध्यान से सुनना, थ्रेशहोल्ड लिमिट अवेलेबल फॉर डी मिनिमाइजिंग एग्जेम्पशन फॉर एक्विजिशन। अगर आपकी असेट 350 करोड़ तक है, अगर आपकी असेट 350 करोड़ है और 1000 करोड़ तक टर्नओवर है, और लिखा है ध्यान से सुनना, अगर आप बड़ी कंपनी हो और आपकी ऑलरेडी लिमिट 2000 और 6000 से ज़्यादा जा रही है, या फिर ग्रुप हो तो ऑलरेडी आपके अकेले की लिमिट 8000 और 24000 से जा रही है। वापस बता देती हूँ, आप ऑलरेडी बड़ी कंपनी हो और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे तो आपकी अकेले की असेट 2000 या फिर 6000 से ज़्यादा जा रही है, और अगर आप ग्रुप में हो तो आपकी ऑलरेडी लिमिट 8000 और 24000 से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कोई छोटी कंपनी से मिलते हो और उस कंपनी की असेट 350 करोड़ तक है और टर्नओवर 1000 करोड़ तक है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन CCI को देने की ज़रूरत नहीं है। वापस एग्जाम्पल बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैंने बनाया था ये एग्जाम्पल, लेकिन ये मेरे ख्याल से मिस प्रिंट हो गया है या फिर सेव नहीं हुआ था। ठीक है, तो वापस बता देती हूँ, अगर आप कोई बड़ी कंपनी से मिलते हो और बड़ी कंपनी की लिमिट ऑलरेडी थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, ऑलरेडी वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो अगर वो कोई छोटी कंपनी को मिलाती भी है अपने अंदर, तो अगर वो कंपनी की असेट 350 करोड़ तक है और या टर्नओवर 1000 करोड़ तक है, तो आपको CCI को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने असेट का एग्जांपल दे दिया और यहाँ पे मैंने आपको टर्नओवर का एग्जांपल दे दिया। सेम प्रोविज़न एप्लीकेबल टू ग्रुप। मैं एक्चुअली सबके लाई थी एग्जांपल, पर मुझे नहीं पता कि कैसे सेव नहीं हुआ। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप 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 क्या है? रिलायंस ग्रुप। क्या है रिलायंस ग्रुप?
ठीक है, तो देखते हैं क्या है टाटा ग्रुप। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, एक्सरसाइज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 20% और मोर वोटिंग पावर। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर ले रखे हैं, 20% से ज़्यादा शेयर कर रखे हैं, मतलब वो कंपनी उसकी क्या है, जॉइंट वेंचर है। रिलायंस जियो ने अगर रिलायंस की दूसरी कंपनी में, जैसे रिलायंस की कोई दूसरी कंपनी है, रिलायंस फ्रेश है, अगर उसमें 20% से ज़्यादा जियो के शेयर्स है तो वहाँ पे वो रिलायंस ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन सब्सिडरी, वैसे भी सब्सिडरी कवर ही हो गया ना, 20% से ज़्यादा ले रखा है तो सब्सिडरी तो आएगा ही, क्योंकि सब्सिडरी क्या होता है, 49 के बाद होता है, मतलब आप लोगों ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर ले रखे हो, ठीक है, 51%, तो वो सब्सिडरी बन जाती है, 51% होते हैं तो सब्सिडरी बन जाती है। अपॉइंट ग्रेटर देन 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिलायंस जियो ने रिलायंस फ्रेश में 50% से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे। रिलायंस फ्रेश है ना भैया, रिलायंस फ्रेश, उसके मोर देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस जियो के, तो क्या वो ग्रुप कहलाएगा? येस ऑफकोर्स, वो दोनों एक ही हो जाएगी और वो रिलायंस ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल द मैनेजमेंट और अफेयर्स, वही बात हो गई, मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, इन अदर एंटरप्राइज, वापस बोलो मेरे संग, वापस बोलो मेरे संग, ग्रेटर देन 20। वैसे मैं बताऊँ, इसमें ना दो ही कंडीशन है, 20% से ज़्यादा अगर वोटिंग पावर ले रखे हैं तो ये सब्सिडरी ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रखा है तो यहाँ पे कंट्रोल अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो बोलो मेरे संग, ग्रेटर देन 20% और मोर वोटिंग पावर इंक्लूडिंग सब्सिडरी कंपनी, या फिर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है ग्रेटर देन 50, या फिर मैनेजमेंट में कंट्रोल कर रहे हो दूसरी एंटरप्राइजेस में, तो वहाँ पे वो एंटरप्राइज और आप दोनों मिलके क्या हो जाओगे, ग्रुप बन जाओगे। Exemption to the group exercising less than 50% of voting power right in other enterprise for the provision continue to the further of, ये एक मिनट ये छोड़ देना, ये ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या है कॉम्बिनेशन? क्या हर कंपनी मिलने वाली सीसीआई को इन्फॉर्म करेगी? क्या हर मिलने वाली कंपनी सीसीआई को इन्फॉर्म करेगी? सीसीआई अंकल हम मिल रहे हैं, सीसीआई चाचा हम मिल रहे हैं, सीसीआई अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, पागल हो जाएगा सीसीआई, क्योंकि अगर हर मिलने वाले सीसीआई को इन्फॉर्म करेंगे तो वो खुद भी पागल हो जाए। तो कहता है नो कॉम्बिनेशन अनलेस likely to affect appreciable adverse effect on combination। मतलब अगर कोई कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहा तो करने दो। अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा और उसकी वजह से पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो रही, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा। पता है फेसबुक ने ना व्हाट्सएप को जब खरीदा था ना, तो थोड़े टाइम बाद ये भी न्यूज़ आई थी कि अब व्हाट्सएप को चलाने के लिए आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा, और वो कार्ड अप्रॉक्स 49 to 50 रुपीज़ का पर मंथ मिलेगा आपको। मतलब वही जैसे रिचार्ज कराते हैं ना फ़ोन में, वैसे व्हाट्सएप के लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे पब्लिक को अफेक्ट पड़ता, लेकिन ये चीज़ अफवाह थी, मतलब रियल में आने वाली थी लेकिन आई नहीं। ठीक है, मतलब रूमर था या फिर कुछ भी था लेकिन आई नहीं। ठीक है, लेकिन आती तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक को फ़र्क पड़ रहा था। आप लोग ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करोगे जो कि पब्लिक को अफेक्ट करे। अब देखो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई भी एंटरप्राइज हु प्रपोज टू एंटर इनटू कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी एंटरप्राइज पर्सन, ठीक है, अगर एंटर हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, इरेजो, ठीक है, तो अगर कोई भी एंटरप्राइज या पर्सन कॉम्बिनेशन में एंटर हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में एंटर हो रहा है एनी पर्सन, भाई ये तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो एंटर हो रहा है अगर कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, विच कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, अगर वो कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट करता है तो हमें विद इन 30 डेज़ में फ़ोन करना पड़ेगा, सीसीआई मामू हम मिल रहे हैं। बताओ कब, कितने दिन में? 30 डेज़ में। और 30 डेज़ कहाँ से होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूव करते हैं उसको, या फिर आपका कोई अग्रीमेंट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अग्रीमेंट और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अग्रीमेंट और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये काम होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन अफेक्ट में नहीं आएगा अनटिल 210 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस और द कॉम्बिनेशन ऑर्डर। मतलब ध्यान से सुनना, 30 दिन
30 दिन में आपको किसको बताना पड़ेगा, सीसीआई को। कब 30 दिन, जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी या फिर आपका कोई अग्रीमेंट होगा, दोनों में से जो भी चीज़ होती है वहाँ पे अगर आप लोग लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो, अगर आप लोग लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो तो 30 दिन में फ़ोन करो किसको सीसीआई अंकल हम मिल रहे हैं, क्योंकि वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट करना पड़ सकता है। अब सीसीआई अंकल बोलते हैं 30 दिन में आपने फ़ोन किया, 30 दिन के बाद सीसीआई अंकल आपको 20 दिन बाद बोलते हैं मिल लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीसीआई अंकल कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो आपको 210 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 210 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस के 210 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं देता तो आप मान लेना हाँ है, अगर उसके बाद भी आपको वो सीसीआई जवाब नहीं देता तो आप मान लेना हाँ, ठीक है। मतलब आपके नोटिस देने के बाद कम से कम 210 दिन वेट करो। अगर सीसीआई कोई जवाब नहीं देता तो आप मान लेना यस, और अगर देता है तो आप मान लेना तब तक। मतलब अगर सीसीआई 100 दिन में हाँ बोल देता है तो 100 दिन, सीसीआई 100 दिन में ना बोल देता है तो ना ही है वैसे भी, ठीक है। लेकिन सीसीआई का कोई जवाब नहीं देता तो 210 दिन तक आपको रुकना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब सीसीआई अंकल क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीसीआई अंकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या सच में ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। कमीशन इज एन ओपिनियन दैट कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज एंड हैज़ कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्बिनेशन। कमीशन को लगता है कि सच में कंपटीशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, कमीशन को लगता है सच में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर कमीशन को लगता है, कमीशन कौन है यहाँ पे, सीसीआई माउंट, तो इशू नोटिस करेगा, ठीक है, पार्टीज कंसर्न। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले पार्टीज ने सीसीआई को फ़ोन करके बोला सीसीआई अंकल हम मिल रहे हैं, ठीक है। अब सीसीआई के पास नोटिस आ गया। अगर सीसीआई को लगता है कि वाकई में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो सीसीआई को उल्टा नोटिस भेजता है, बताओ कि मैं तुम्हारा ये मर्जर क्यों होने दूं, बताओ। ये वो नहीं बोलता कि मैं क्यों रोकूं, वो बोलता है मैं क्यों होने दूं। तुम मिल रहे हो तो क्यों मिल रहे हो, देखो इस लड़की से ही शादी करनी है तो क्यों करनी है, ठीक है। सीसीआई है पापा और मिलने वाले हैं बच्चे, ठीक है, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो फेसबुक को फ़ोन करेगा सीसीआई, बता तेरे को व्हाट्सएप से ही क्यों शादी करनी है, बता। कितने दिन का नोटिस देगा, 30 दिन का। तो पार्टीज 30 दिन में उसको बताएगी, ठीक है। आगे होगा, अब पार्टीज के बताने में, ठीक है, पार्टीज़ के बताने के बाद एक बार देख लेते हैं। पार्टीज़ को नोटिस किया, अब पार्टीज़ कितने दिन में बताएगी, पार्टीज़ बताएगी 7 दिन में। पार्टीज़ फ़ोन करके बताएगी कि हाँ देखो ये है, ये अच्छाई है व्हाट्सएप में, इसीलिए मैं इसी से शादी करूँगा। तो रिसीव करेगा पार्टीज़ से नोटिस पापा कौन था, सीसीआई, ठीक है। तो फिर सीसीआई कहेगा देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास के रिश्तेदारों से तो पूछ लो, क्या उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीसीआई पब्लिक में नोटिस इशू करेगा। जैसे ही उसको पार्टी से रिवर्ट मिलेगा 10 दिन के अंदर नोटिस इशू करेगा न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में जैसे ही नोटिस इशू हुआ तो रिश्तेदार वहाँ पे बोलेंगे हमको प्रॉब्लम है। तो रिश्तेदार कब बोलेंगे, जब मन करेगा तब बोलेंगे, जब उनकी नींद उठेगी तब बोलेंगे, नहीं 15 दिन के अंदर रिश्तेदारों को बताना होगा, मतलब पब्लिक को बताना होगा कि इस कॉम्बिनेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने दिन में देगा, फिर सीसीआई 15 दिन में। 15 दिन में सीसीआई इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब ध्यान से पूरी बात सुनना। सबसे पहले कंपनी मिली, ए और बी मिली और क्या बन गई, कॉम्बिनेशन हो गया। वो कॉम्बिनेशन लिमिट से ज़्यादा जा रहा था, तो उसने सीसीआई को फ़ोन किया हम मिल रहे, कितने दिन में, 30 डेज़ में। कितने दिन में, 30 डेज़ में। ये 30 डेज़ कहाँ से स्टार्ट होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मीटिंग में। अब क्या होगा, सीसीआई जवाब देगा। 210 दिन तक अगर सीसीआई कोई जवाब नहीं देता तो आप हाँ मान लेना, ठीक है। और अगर जवाब देता है तो वैसे चलना पड़ेगा। अब सीसीआई नोटिस इशू करेगा पार्टीज़ को कितने दिन में, 30 दिन में। बताओ मैं तुम्हारी शादी क्यों होने दूँ। जैसे जैसे वो नोटिस इशू करेगा, एक बार वापस पूरा प्रोसीजर देख लो।
जैसे जैसे नोटिस इशू करेगा पार्टीज बताएगी 30 दिन में, पार्टीज को 30 दिन में नोटिस इशू करेगा तो पार्टीज 7 दिन में बताएगी। अब 7 दिन में बताएगी तो पार्टीज फिर वो कहेगा कि नोटिस पब्लिक में भी डालो, तो 10 दिन के अंदर अंदर नोटिस न्यूज़पेपर में आ जाना चाहिए। फिर 15 दिन में पब्लिक हमको बताएगी, CCI को बताएगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो CCI से वो 15 दिन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेगी, ठीक है। फिर अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो 15 दिन एक्स्ट्रा दे देगी, मतलब पब्लिक को 2 बार 15-15 दिन मिलेंगे। और फिर पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे चलो, फिर क्या होगा, पब्लिक को प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई या पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो CCI क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर में क्या दे सकता है, ठीक है मिल जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है मिल जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, रिजेक्ट भी कर सकता है, नहीं 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 इस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती, फेसबुक की शादी व्हाट्सएप से नहीं हो सकती। मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही यहाँ पे, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसके लिए वो मत समझना, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाई कर सकता है, देख इस लड़की से तेरी शादी होएगी लेकिन थोड़ी कंडीशंस है, तो मॉडिफिकेशन में हाँ भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो CCI पब्लिक से सारी बातें सुन के उसके बाद ऑर्डर देगा। ऑर्डर 3 तरीके से देगा, हाँ ना या फिर मॉडिफाई, एक्सेप्ट रिजेक्ट या मॉडिफाई, एक्सेप्ट रिजेक्ट या मॉडिफाई, ठीक है। अब द कमीशन शेल हैव ड्यू रिगार्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग। अच्छा, CCI को कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो सच में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, CCI को कैसे पता चलेगा। तो CCI को कैसे पता चलेगा, ये सारे फैक्टर CCI देखेगा, फिर उसको पता चलेगा कि सच में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो, पहला, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट इन द मार्केट, ठीक है। आपका मेन पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट इन द मार्केट, मतलब इंपोर्ट में सिर्फ आपका ही राज रहेगा। इंपोर्ट में अगर आपका ही राज रहेगा मतलब इंडिया के दूसरे लोगों का राज नहीं होगा। देखो, एक्सपोर्ट में आपका राज रहे चलता है क्योंकि वहाँ पे आप काम इंडिया से बाहर करते हो, वो कॉम्पिटिशन एक्ट में अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इम्पोर्ट पे नहीं चलना चाहिए। तो अगर इम्पोर्ट पे अगर आपका टोटली राज रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पे आप कॉम्पिटिशन खराब कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ बैरियर, दूसरे को आने ही नहीं दे रहे हो। देखो, ये पॉइंट्स हमने हर जगह पढ़े हैं लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमको ये लिखने होते हैं। बैरियर टू द एंटर इन द मार्केट, दूसरे को आने ही नहीं दूंगा, दूसरे को आने ही नहीं दूंगा। लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मार्केट, मतलब अगर हम फेसबुक और व्हाट्सएप मिल गई तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि सामने वाला उनसे अड़ ही नहीं पाएगा, टेलीग्राम उनसे अड़ ही नहीं पाएगा। डिग्री ऑफ काउंटर वेलिंग पावर इन द मार्केट, मतलब वो लोग सस्ते में भी चीज़ें बेच सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो लोगों को काउंटर वेलिंग भी कर सकते हैं। काउंटर वेलिंग बोले तो कि वो ये कंडीशन लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना है तो दूसरे का भी कंडीशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैगी लेनी है तो मैगी के साथ दूसरे नूडल्स भी लेने पड़ेंगे, तो वो सब कुछ भी लगा सकते हो कॉम्बिनेशन में। Combination which result in the parties of combination being able to significantly and sustainably increase price और profit margin, मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप मिल गए तो एकदम से इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दी। मैंने आपको बोला भी था ना कि व्हाट्सएप का एक कार्ड आने वाला था कि 49 रुपीज़ का कार्ड लोगे तभी जाके आपका मंथली व्हाट्सएप चलेगा, तो मंथली व्हाट्सएप चलेगा तो ये क्या है, गलत है। एक बात बताऊँ, अभी सारी कंपनीज ने ना मिलके एक कंडीशन लगाई है कि 35 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का मंथली रिचार्ज कराओगे तो आपकी इनकमिंग चालू रहेगी, वरना नहीं चालू रहेगी। तो अगर इनकमिंग चालू भी रखनी है ना हमें, तो पहले फ्री होता था लेकिन अभी हमें 35 या 50 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। तो ये भी तो यार पब्लिक को एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है ना, मतलब एक इंसान के लिए 50 रुपये, घर में 10 जने हो तो 500 रुपये ऐसे ही चले गए, ठीक है। और लगभग 6-7 सिमें तो हर घर में होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स देखता है कौन, CCI। पहला क्या देखा इसने, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट इन द मार्केट, मतलब इंपोर्ट में आपका राज है। दूसरा, दूसरे को आने ही नहीं दे रहे, एक्सटेंड ऑफ बैरियर टू एंटर इनटू द मार्केट। तीसरा, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन मिल के दोनों कितने बड़े हो रहे हो। चौथा, डिग्री ऑफ काउंटर वेलिंग पावर, मतलब आपने कंडीशन लगा दी कि अगर आपको एक चीज़ चाहिए तो उसके साथ दूसरी लेनी ही पड़ेगी। पांचवा है ना, आपने एकदम से प्राइसेस बढ़ा दी।
नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन लाइकली टू सस्टेन इन द मार्केट, कितना बड़ा कंपटीशन हो जाएगा अगर आप लोग दोनों मिल गए तो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंट टू विच सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल एंड लाइकली टू अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब अगर फेसबुक और व्हाट्सएप मिल गया तो इनके अलावा भी कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में बचेगा या नहीं बचेगा। अगर पेप्सी और कोका कोला मिल गई तो दोनों मिल गई तो क्या कोई ऐसी सब्सटीट्यूट है जो इनके अलावा भी लोग ले सकते हैं, या फिर इन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, इनकी ही मोनोपोली बनानी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, मार्केट शेयर क्या हो जाएगा इनका। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन विच रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ विग्रेस एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटर, बाहर निकाल दिया। देखो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि दूसरों को आने नहीं दिया, लेकिन वही आई वाले पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि बाहर ही निकाल दिया, जो पहले वाले थे उनको भी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ तक एक बार वापस पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट 5 हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट 6 से पढ़ा रही हूँ। एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव कॉम्बिनेशन लाइकली टू सस्टेन इन द मार्केट, अगर दोनों मिल गए तो क्या कोई कॉम्पिटिशन बचेगा या नहीं बचेगा। नेक्स्ट 7th वाला बोल रहा है क्या कोई सब्सटीट्यूट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पॉइंट्स मेन देख लेना, ठीक है। फिर 8th वाला बोल रहा है कि आपका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, ठीक है। और 9th वाला क्या बोल रहा है कि पुराने वाले कॉम्पिटिटर्स को बाहर तो नहीं निकाल रहे हो कहीं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर हैं वो भी सारे आपके ही हो जाएंगे या दूसरे के भी बचेंगे। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग बिजनेस, ठीक है, मतलब दूसरों का फेल होने का कितना बड़ा चांसेस है। अगर आप मार्केट में आ गए तो दूसरे क्या फेल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ तो इंडिया में वॉलमार्ट आने वाला था, और वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है, ठीक है। और वहाँ पे आपको इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है, मतलब इंडिया में नहीं चलता, बाकी सब जगह चलता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इतनी सस्ती सस्ती मिलती है। अगर वॉलमार्ट इंडिया में आ जाए ना तो ये बिग बाज़ार और ये बिग बास्केट वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया में वॉलमार्ट को लाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में वॉलमार्ट आ गया तो ये सब ठप हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई तुम लोग आ गए, अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी आ गई जो कॉम्बिनेशन में आ रही है तो उसकी वजह से दूसरी कंपनी फेल ना हो जाए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इनोवेशन, आप क्या इनोवेशन लाने चाह रहे हो। रिलेटिव एडवांटेज क्या होगा, ये हम लोग शायद कल भी पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव एडवांटेज क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर द बेनिफिट ऑफ द कॉम्बिनेशन आउटवर्ड द एडवर्स इफेक्ट ऑन, मतलब फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कौन देखेगा, CCI। अगर इन फैक्टर्स में आप फॉल कर रहे हो तो आपके कॉम्बिनेशन पे क्या किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, जो कि सेक्शन 29 में हम पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं फॉल कर रहे हो तो इंक्वायरी नहीं की जाएगी। चले आगे, एग्जाम्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। जो फ़ोन कर रहे थे ना, फ़ोन सेक्शन 5 में, CCI अंकल हम मिल रहे हैं, CCI अंकल हम मिल रहे हैं, वो फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। कब? अगर आप यहाँ फॉल कर रहे हो। अगर आप यहाँ फॉल कर रहे हो तो वो जो फ़ोन कर रहे थे ना CCI अंकल वो नहीं करना पड़ेगा। कब? एग्जाम्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 5 का एग्जाम्शन है सेक्शन 6 में। शेयर सब्सक्रिप्शन, फाइनेंसिंग फैसिलिटी और एक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अगर 2 कंपनी मिल रही है तो CCI को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लिमिट में भी फॉल कर रही है तो उनको CCI को बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे CCI इंक्वायरी नहीं करेगा। कौन कौन सी कंपनी है? शेयर सब्सक्रिप्शन वाली, मतलब शेयर्स वगैरह ले रही है और फिर बेच रही है। फाइनेंस फैसिलिटी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक, वेंचर कैपिटल, ठीक है। मतलब वही हो गया कि बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर ये लोग मिल रहे हैं और ये लोग लिमिट में भी आ रहे हैं तो इनको CCI को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। वो 30 डेज़ वाली लिमिट इनमें नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा इनमें, देखते हैं। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन ये कंडीशन है कि इनका ये जो काम है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ होना चाहिए। वही मैंने आप लोगों को बोला, बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ चलेगा। अगर ये सब लोग मिल रहे हैं तो आपको CCI को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखते हैं, बट दे फाइल प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें डिटेल देनी पड़ेगी कि हम मिल रहे हैं, ठीक है।
कितने दिन में? 7 दिन में। आपने पहले वाली कंपनीज़ ने सीसीआई को बताया था 30 डेज़ में, और सीसीआई के बाद उसने सीसीआई ने इंक्वायरी की थी, लेकिन ये वाली कंपनीज़ इंक्वायरी नहीं बैठती इन पे, इनको मिलने दो, इनको बस लिमिट में भी आ रही है तो भी मिलने दो, लिमिट से बाहर आ रही है तो भी मिलने दो। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंस कंपनी, ठीक है। याद कैसे करोगे? आपको बैंकिंग वाली सारी चीज़ें दिख जाएगी, जैसे लोन देना, लोन लेना, शेयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब मिल रहे हैं, तो आपको सीसीआई को की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सीसीआई को बताना तो पड़ेगा, तो एक फॉर्म फाइल कर देना सिंपल, और 7 दिन में सीसीआई को बता देना, ठीक है, कि एक्विजिशन हो गया है या फिर अग्रीमेंट हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को बता देना। गाइज एक बात बता देती हूँ, यहीं से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आएगा, यहीं से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आएगा कि दो बैंकिंग कंपनी है, लोन का काम कर रही है, इनका नॉर्मल बिजनेस है क्या, तभी भी आपको सीसीआई को बताना पड़ेगा। क्या सीसीआई इस पर भी इंक्वायरी कर सकता है? सीसीआई इस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आप ये एग्जाम्शन में आता है, और एग्जाम्शन है सेक्शन 6 में। यहाँ पे आपको सीसीआई को सिर्फ एक फॉर्म फिल करके इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्वायरी वाला प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनकम टैक्स वाले ही हैं, तो मैंने बस लिख दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लर्न करने की। और वेंचर कैपिटल फंड भी इनकम टैक्स वाले ही हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। काफ़ी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, कॉम्बिनेशन पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पढ़ा, ठीक है। उससे पहले उसके बीच में हमने पढ़ा था ऑर्डर, इंक्वायरी और डिवीज़न, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो तो ज़रूर देखनी चाहिए, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखनी चाहिए, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 25 मार्क्स कवर करता है। पार्ट बी का अकेला चैप्टर है, 25 मार्क्स कवर करता है, जो कि आपके कोर्स का बहुत मेजर पार्ट है। तो इसको पढ़ो यहीं पे, मतलब इसको वीडियोस को 3 से 4 बार देखो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस यहीं पे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। एक और बात है, टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहीं पे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। तो ओके, बाय एंड थैंक यू।